एंडोमेट्रियल लाइनिंग यानी कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग पतली है, तो क्या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्या इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आएगी? मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की लाइनिंग के पतले या मोटे होने के बारे में और उसके पतले होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एंडोमेट्रियम होती क्या है और इसके काम क्या-क्या हैं। एंडोमेट्रियम यूट्रस के सबसे अंदर वाली एक पतली सी झिल्ली या मेम्ब्रेन होती है, जो कि हर महीने बनती है और हर महीने पीरियड के साथ में वो शेड हो जाती है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो। पीरियड के बाद में जब एक बार सारी एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है तो 5वें दिन के बाद में वापस से एंडोमेट्रियम धीरे-धीरे बढ़ना शुरू होती है, जिसको कि प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। और ये जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है वो सिंक्रोनाइज होता है ओवरी के फॉलिकुलर फेज से, यानी कि जब इधर ओवरी में एग बनना शुरू होता है और यूट्रस के अंदर लाइनिंग बननी शुरू होती है, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रफली 7-8-9 mm तक की थिकनेस पे पहुंच जाती है बीच के टाइम पे, यानी कि मिड साइकिल में एंडोमेट्रियम धीरे धीरे बढ़ रही होती है, तो उस टाइम पर साथ में ब्लड सप्लाई भी बढ़ती है। और जब ओव्यूलेशन होता है यानी कि 14 डे के अराउंड, उस वक्त इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होके ये थोड़ा सा अब थिकनेस बढ़ने के अलावा उसमें ब्लड सप्लाई का बढ़ना भी हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं सिक्रीटरी फेज। अगर प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है यानी कि जो ओवम होता है, उस जो ओव्यूलेशन के बाद में जो ओवम आया होता है उसका अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये फर्टिलाइज्ड ओवम आके एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाता है। किसी भी तरफ की एंडोमेट्रियम में अटैच हो सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, और इसी अटैचमेंट होने को इम्प्लांटेशन होना भी कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ये ही शुरू में जो अटैच एम्ब्रियो होता है उसके न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऐसे में अगर एंडोमेट्रियम थिन है या कम है साइज में तो इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस पॉसिबल है। अब अगर एंडोमेट्रियम किसी की कम है तो पता कैसे चलता है? अगर किसी की एंडोमेट्रियम कम बन रही होती है तो यूजुअली उसको फिर ब्लीडिंग भी कम आती है। तो ऐसे सभी लोग जिनको की ब्लीडिंग कम आ रही है, ज्यादातर केसेस में इनकी एंडोमेट्रियम भी थिन होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस किसी की भी एंडोमेट्रियम थिन है उसको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम ही होगी। किसी किसी की इनबिल्ट ही एंडोमेट्रियम थिन होती है और इनको प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। अगर किसी पेशेंट को कोई भी और प्रॉब्लम नहीं है और उसको अभी वो इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में भी नहीं है और सिर्फ एंडोमेट्रियम उसकी थिन है, जो कि किसी सोनोग्राफी से आपको पता चलता है, या उसकी अगर पीरियड्स थोड़े कम आते हैं जो कि शुरू से ही अगर उसके कम आ रहे हैं, तो इसको किसी प्रॉब्लम में काउंट नहीं किया जाता। तो क्या-क्या रीजन होते हैं एंडोमेट्रियम के थिन होने का, जिसकी कि पहले ठीक थी और अब थिन हो गई है? सबसे पहला कारण जो काफी कॉमन भी है वो होता है लो एस्ट्रोजन होना। लो एस्ट्रोजन होने का मतलब ये है कि किसी वजह से अगर कोई बहुत थिन पेशेंट है या कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है, स्ट्रेस जिनको बहुत ज्यादा है, उनका भी एस्ट्रोजन कम हो जाता है और जिससे कि एंडोमेट्रियम थिन हो सकती है। इसके अलावा दूसरा रीजन होता है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे अपने आप ही एस्ट्रोजन थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती है थोड़ा सा फर्टिलिटी का कर्व कम होने लगता है और इसकी वजह से भी पीरियड भी कम आने लगते हैं और एंडोमेट्रियम थिन होने लगती है। इसके अलावा पीसीओएस के केसेस या और कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस जिनमें की ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम अगर है तो उसके साथ में एंडोमेट्रियम भी थिन हो जाती है। इसके अलावा कुछ कारण होते हैं को हम कह सकते हैं कि आइट्रोजेनिक होते हैं। किसी वजह से हम उनको कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे जो लोग बहुत लंबे टाइम तक होते हैं, तो जब उसका इफेक्ट लंबा चल रहा होता है तो भी एंडोमेट्रियम थिन हो जाती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना गलत है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का इफेक्ट ही है ये, यही उसके लिए चाहा गया था, इसीलिए वो एंडोमेट्रियम थिन हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बंद करते हो कुछ टाइम के बाद में ग्रेजुअली ये वापस से नॉर्मल भी हो जाता है। इसके अलावा कुछ फर्टिलिटी ड्रग्स भी होती है जिनका कि कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर होता है। एक तरफ तो वो एग को बढ़ाती है लेकिन दूसरी तरफ ईस्ट्रोजन को कम करती है, यानी कि एंटी ईस्ट्रोजेनिक होती हैं, उनकी वजह से भी एंडोमेट्रियम थिन हो जाता है। ऐसे में जब हम ये वाली फर्टिलिटी ड्रग्स यूज करते हैं तो एंडोमेट्रियम को ग्रो करने के लिए हमें बाहर से एस्ट्रोजन को लेना पड़ता है। फिर इसके अलावा अगर किसी की बार बार डीएनसी हुई है, उसकी वजह से उसकी एंडोमेट्रियम ट्रोमेटाइज हो गई है, तो भी एंडोमेट्रियम थिन हो सकती है। किसी को अगर ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हुआ है, पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस, उसकी वजह से भी अगर उसके फाइब्रोसिस हो गया है यूट्रस के अंदर, यानी कि वही ट्रोमेटाइज अगर यूट्रस की लाइनिंग हो गई है, तो उसकी वजह से भी एंडोमेट्रियम थिन हो सकती है।
ये तो हुए कुछ कॉमन रीजन। इसके अलावा कुछ प्रेशर सिम्टम्स की वजह से भी एंडोमेट्रियम थिन हो सकती है। जैसे कि अगर किसी को फाइब्रॉइड है और वो फाइब्रॉइड ऐसा है जो कि एंडोमेट्रियम पे प्रेशर डाल रहा है, यानी कि इंट्राम्यूरल है लेकिन वो एंडोमेट्रियम की तरफ है और उसको प्रेशराइज कर रहा है, तो उसको ग्रो होने में दिक्कत होगी। ऐसे में भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिन भी हो सकती है। कुछ केसेस में, जैसे जिनकी की बहुत सेडेंटरी लाइफ हो या स्मोकिंग हो, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से ब्लड सप्लाई जो एंडोमेट्रियम की है वो कम है और इसी वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी पतली है। अगर कोई बहुत सीवियरली बीमार है, किसी को किसी तरीके की थेरेपीज चल रही हैं, या कोई बहुत ही एनीमिक है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जिसको हैं किसी और वजह से, वो सब की वजह से भी यूट्रस की लाइनिंग थिन हो सकती है, क्योंकि जो टोटल ही अगर डेफिशिएंसी है तो ईस्ट्रोजन भी कम रहेगा और फिर लाइनिंग भी कम बनेगी। कहने का मतलब ये है कि वो सभी कारण जो हम बात करते हैं कि पीरियड कम आने के जो रीजंस हैं, वही सारे रीजन हैं एंडोमेट्रियम के थिन होने का। या ये कह सकते हैं कि इन सारे रीजन से एंडोमेट्रियम थिन होती है और उसी की वजह से फिर पीरियड कम आने लगता है। तो ऐसे में हम लोग करते क्या हैं, अगर किसी को हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसको एंडोमेट्रियम, जब हम उसकी फॉलिकुलर स्टडी करते हैं और उसमें हम अगर देखते हैं कि एंडोमेट्रियम थिन है, तो हम स्पेसिफिक ड्रग्स देते हैं, ईस्ट्रोजन बाहर से देते हैं, या और भी हमारे पास कुछ इस तरीके की मेडिसिन होती हैं जो उस एंडोमेट्रियम को थिक करने में हेल्प करती हैं और जिससे कि इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है और उसको अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग किसी वजह से, उसने सोनोग्राफी कराई और उसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग कम आती है या पतली आती है, तो क्या उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम डेफिनेटली बाहर से तो कोई हम उसको ईस्ट्रोजन की सप्लाई नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो कारण है उस एंडोमेट्रियम के थिन होने का, जो भी कारण है, चाहे वो पीसीओएस हो या एक्सेसिव एक्सरसाइज हो या कोई और रीजन हो, जो जैसा भी हमने डिस्कस किया, तो उन रीजंस को ही दूर करने की हम कोशिश करेंगे। आज की डेट में जो सबसे कॉमन कारण है जिसकी की वजह से गर्ल्स की, लड़कियों की एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिन आती है, या ये कहें कि जिसकी की वजह से उनका पीरियड कम आता है, वो है स्ट्रेस का बहुत ज्यादा होना और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। यानी कि या तो बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेट नाइट स्लीप है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, वर्कलोड है, और भी अलग तरीके के स्ट्रेसेस जो हैं, ये सब मिलके आपके यूट्रस पे एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं और रिजल्ट ये निकलता है कि आपका पीरियड कम हो जाता है, या ये कहें कि एंडोमेट्रियम थिन हो जाती है। ऐसे केसेस में हम लोग आपको बाहर से एंडोमेट्रियम को ग्रो करने की कोई मेडिसिन नहीं देते। आपको वो जो कॉजेटिव रीजन है वही ठीक करना होगा। यानी कि अगर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है तो वो ठीक करें, स्ट्रेस है तो वो ठीक करें, पीसीओएस है तो उसको ठीक करें। और अगर ऐसा है कि किसी की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, या ये कहें कि उन्हें और प्रेगनेंसी की जरूरत नहीं है, उनका पीरियड कम आता है लेकिन नॉर्मल, उनको कोई दिक्कत नहीं है उसकी वजह से, तो उसके केस में हम क्या एंडोमेट्रियम थिन होने से कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अगर आपको एंडोमेट्रियम के थिन होने की वजह से, सिवाय इसके कि आपका पीरियड कम है और कोई इशू नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ एंडोमेट्रियम थिन होना या सिर्फ एंडोमेट्रियम के थिन होने का अपने आप में हम कोई ट्रीटमेंट नहीं सजेस्ट करते। सिर्फ इनफर्टिलिटी के केसेस में, जबकि हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, तभी हम इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। और आजकल काफी सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, मेडिसिन हैं, इंजेक्शंस हैं, यहाँ तक कि कुछ इंजेक्टेबल्स भी अवेलेबल हैं जो हम लोग यूट्रस के अंदर लगाते हैं, जिससे कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग काफी हद तक ठीक हो सकती है। जब हम थिन की बात कर रहे हैं तो हमें शायद थिक की बात भी करनी चाहिए। एंडोमेट्रियम थिन होने से ज्यादा प्रॉब्लम एंडोमेट्रियम के थिक होने की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी की एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा बनती है, कुछ पीसीओएस के केस में रिवर्स भी होता है कि एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा थिक बनती है, क्योंकि 2-2 3-3 महीने से उनको पीरियड आता है, तब तक एंडोमेट्रियम बहुत थिक हो जाती है और ऐसे में फिर इरेगुलर पीरियड, हैवी ब्लीडिंग, ये सब चीजें होती हैं। और अगर ये पेशेंट्स जिनको की हैवी ब्लीडिंग है, थिक एंडोमेट्रियम है, पेरीमेनोपॉज एज ग्रुप में है, तो फिर हमें बायोप्सी करना भी मस्ट हो जाता है। तो थिन होने से ज्यादा प्रॉब्लम थिक होने में होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि थिन एंडोमेट्रियम होने के क्या क्या रीजन होते हैं और आपको असल में हम ट्रीटमेंट कब और कैसे देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी।